Hello students, today we are going to start with a new topic, life process part 1. In this topic we are going to discuss the concepts related to the respiration process, different steps in respiration, उससे related concepts और MCQs आज हम देखेंगे. ठीक है, लाइफ प्रोसेस 1 में पार्ट 1 में आपने पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्टडी किया, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमने स्टडी किया था. स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कौन से सेल पार्ट में क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, वो हमने इसमें स्टडी किया था. ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे. लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, दैट इज रेस्पिरेशन. द फर्स्ट एमसीक्यू, द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The compound which is broken down in respiration is the compound which is broken down in respiration is called, को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस गिवन आर, ए ऑप्शन गिवन इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सेकेंड ऑप्शन गिवन इज oxidative substrate, phosphorylation and glycolysis. Oxidative substrate, phosphorylation and last option given is glycolysis. ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि कंपाउंड विच इज ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड. कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? कंपाउंड को कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. जैसे कि ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो रहा है ना, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे एनर्जी मिल रहा है, तो हम ग्लूकोज को क्या कहेंगे? ग्लूकोज को हम कहेंगे कि ग्लूकोज ये क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट, एक्चुअली ऐसा टर्म हम यूज नहीं करते हैं, बट कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट भी. नॉर्मली इसको रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है, इसलिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है. ठीक है, तो सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट कह सकते हैं. लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. A most important feature of respiration is first synthesis of complex compounds. Second option given is utilization of CO2. Third option given is liberation of O2. And the last option, D option, is liberation of energy. तो हमें पूछा गया है कि इसमें से इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? देखो, सिंथेसिस तो होता ही नहीं है, ये सिंथेसिस प्रोसेस नहीं है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है. इसमें ब्रेक डाउन होता है. सिंथेसिस मतलब तैयार होना, बनना. सिंथेसिस से अपोजिट रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन. तो ये तो आएगा नहीं फर्स्ट ऑप्शन. यूटिलाइजेशन ऑफ CO2, यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में होता है. हम रेस्पिरेशन पूछा गया है, दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे.
लिबरेशन ऑफ O2, O2 इसमें यूज होता है, लिबरेट नहीं होता है. लिबरेशन ऑफ एनर्जी, सो डेफिनेटली लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following process make direct use of oxygen? Which of the following process makes the direct use of ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज कौन सा प्रोसेस करता है, ये ऐसा पूछा गया है हमें. तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस गिवन आर, फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज ए, which option given is glycolysis, fermentation, electron transport. Glycolysis. Second, fermentation. Third given is electron transport. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. तो डायरेक्ट यूज कहाँ पर किया जाता है ऑक्सीजन का. और डी दिया है क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होकर ऑक्सीजन का रिडक्शन होकर वाटर बनता है. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज होता है. देखो ग्लाइकोलिसिस तो एनारोबिक प्रोसेस है, इसमें नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन यूज भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है क्योंकि ये भी एनारोबिक प्रोसेस है. क्रेब्स साइकिल दो इट इज एरोबिक, इट कैन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्रेब्स साइकिल, बट वहां पर डायरेक्टली ऑक्सीजन यूज नहीं होता है. इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में डेफिनेटली ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज होता है, जहां पर हाइड्रोजन NADH से निकल के या FADH से निकल के रिड्यूस ऑक्सीडेट होके उनका जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर होता है वाटर ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन में ट्रांसफर होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बनता है. तो ऑक्सीजन इज डायरेक्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 4. ऑक्सीजन कहाँ पर यूज होता है, ध्यान रखना है ये कि ऑक्सीजन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. The total number of water molecules produced during 80 years. During 80 years total number of water molecule कितने प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया है. The total number of water molecule produced, total number of water molecule produced during 80 years per molecule of glucose. During 80 years per molecule of glucose during aerobic respiration is, during aerobic respiration is, क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग 80 इयर्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज करने के बाद कितने वाटर मॉलिक्यूल ETS में बनते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ETS होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है, कितने लिबरेट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, दैट वी हैव आस्क्ड. ठीक है, हमें ये पूछा गया है. नंबर्स गिवन इज, ऑप्शंस आर 10, 6, 12 एंड 8. पहले ऑप्शन लिख लेते हैं. 10, 6, 12 नंबर्स एंड 8 मॉलिक्यूल्स. तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज से निकलते हैं. देखो हमें ऑप्शंस
कैसे ढूंढना है यहाँ पर? तो जब हम रिएक्शन देखेंगे C6H12O6 एक मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें लगभग 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अगर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, अगर ऑक्सीजन अगर ऐड होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो CO2 और H2O के कितने मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं? तो दोनों के भी 6 मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं। वही उसमें अगर हम 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो लगभग 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वहां पर लिबरेट होता है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है? C6H12O6 plus 6 molecules of O2, it liberates CO2 plus H2O, ठीक है, प्लस एनर्जी यानी ATP। तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल अगर जाता है, एक मॉलिक्यूल, तो इसमें 6 CO2 6 H2O इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होते हैं। ठीक है, तो C6H12O6, तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 18, ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है। अब हमें पूछा गया है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अगर है तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ, टोटल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अगर है, एक मॉलिक्यूल के लिए 6 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो 6 मॉलिक्यूल्स के लिए लगभग कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? 36 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है। बट एक्चुअली क्या होता है कि ETS में द वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू रिलीज, ETS में स्पेसिफिकली पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में क्रेब्स साइकिल भी होता है, ग्लाइकोलिसिस भी होता है, और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में भी क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, और जो फाइनली ETS में जो रिलीज होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज रिलीज। एक ग्लूकोज से 2 ही मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या होते हैं, रिलीज होते हैं ETS में। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन के लिए है। कंप्लीट रिएक्शन मतलब ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS में दिया गया है, हमें सिर्फ ETS में पूछा गया है। ठीक है, तो सिर्फ ETS में जब पूछा गया है तो हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ ETS में अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उससे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीधा दिया गया है कि the total number of water molecules produced in the per molecule of ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर है हमारे पास तो उससे लगभग 12 molecules of water is released at the time of ETS। ETS में कितने molecules निकलते हैं? 12 molecules of water is released at the time of ETS। ETS में 12 molecules लगभग क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इस रिएक्शन को अगर इस तरह से लिखा जाता है, सपोज 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक है, तो लगभग 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होंगे यहाँ पर, रिलीज होंगे। तो हमारा आंसर जो है वो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, as compared to anaerobic respiration, the energy gained during aerobic respiration is dash dash more as compared to anaerobic respiration. The energy released, the energy gained during aerobic respiration is,
the energy gained during aerobic respiration is dash dash more. ठीक है, कितनी ज्यादा होती है ऐसा पूछा गया है. ऑप्शंस गिवन आर, ऑप्शन गिवन इज 6 times, 12 times, 18, 19 times. तो 6 टाइम्स ज्यादा होती है, 12 टाइम्स ज्यादा होती है, 18 टाइम्स ज्यादा होती है, या 19 टाइम्स ज्यादा होती है. तो देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा होती है. तो हमें पता है कि एरोबिक अगर रेस्पिरेशन है तो उसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, और एनारोबिक अगर है तो इसमें निकलते हैं लगभग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. 2 ही एटीपी जनरेट होते हैं एक ग्लूकोज से. तो 2 और 38, इसमें ज्यादा 38 है, और कितने ज्यादा है, इट इज 19 टाइम्स मोर. 19 टू ज़ा 38. सो 19 टाइम्स मोर होते हैं ये, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में 19 टाइम्स मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और मोर एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा 19 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. So next question is question number 6. The cycle related with aerobic respiration is called. Cycle related with aerobic respiration is called. With aerobic respiration is called Kelvin cycle, Krebs cycle, CAM-HSK. Kelvin cycle, Krebs cycle, कैम, और डी ऑप्शन दिया है HSK पाथवे. तो कौन सा साइकिल है जो एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है? देखो, कैल्विन इज नॉट द रिलेटेड विद द एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस. कैम पाथवे जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का ही पाथवे, एक तरह से C4C प्लांट्स में होता है, कैम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. HSK जो है वो भी एक respiratory pathway, but HSK is not related with the aerobic respiration. It occurs in plants. Krebs cycle, it is the part of aerobic respiration. Glycolysis के बाद Krebs होता है, Krebs के बाद ETS होता है. ठीक है, 3 स्टेप रिएक्शन होता है aerobic respiration. Correct option is option B. Question number 7. Question number 7. तो 7 क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट ऑकर इन. माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट ऑकर इन. इसमें से कौन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता? तो ऑप्शंस दिए हैं फर्न्स, बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी. फर्न प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइट्स. बी दिया है बैक्टीरिया, सी दिया है ब्राउन एल्गी, और जो डी दिया है वो दिया है ग्रीन एल्गी.
देखो अभी इसमें से हमें ऑप्शंस को चूज करना है। देखो ये यूकैरियोटिक होगा तो यूकैरियोटिक में डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया होने ही वाला है। Brown algae is also eukaryotic in nature, green algae is also eukaryotic in nature, that means algae eukaryotic होता है, तो इन सारे यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो होने ही वाला है प्रेजेंट। बट बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट ऑकर इन बी, दैट इज बैक्टीरिया। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट what happens during anaerobic respiration in yeast, क्या होता है? तो इसमें दिया गया है क्या क्या होता है, वो हमें दिए गए हैं, हमें उसमें चूज करना है। वाटर एंड CO2 आर एंड प्रोडक्ट्स, वाटर एंड CO2 आर एंड प्रोडक्ट्स। वाटर और CO2 एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा बताया गया है कि वाटर और CO2 एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। फिर सेकंड दिया है CO2 C2H5OH एंड एनर्जी आर एंड प्रोडक्ट्स, C2H5OH एंड एनर्जी आर एंड प्रोडक्ट्स, ये एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी गिवन इज H2S C6H12O6 एंड एनर्जी, H2S C6H12O6 एंड एनर्जी आर एंड प्रोडक्ट्स, ये एंड प्रोडक्ट्स होते हैं क्या? तो डेफिनेटली ये तो एंड प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते, ठीक है। और डी ऑप्शन इज गिवन, डी ऑप्शन इज H2O CO2 and energy are only end products, H2O CO2 energy are only end products, ये end products होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम कि ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में क्या होता है। तो देखो यहाँ पर वाटर CO2 आर एंड प्रोडक्ट्स, तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक में नहीं होगा। ईस्ट में बेसिकली इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, एनर्जी और CO2 प्रोड्यूस होता है, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। H2S C6H12O6 ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सबस्ट्रेट है यहाँ पर। H2O CO2 एनर्जी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, हमें एनारोबिक पूछा गया है। तो एनारोबिक में करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ये, ठीक है, CO2 C2H5OH एंड एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन के क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं, एंड प्रोडक्ट होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। Krebs cycle is repeated 2 times, पूछा गया है कि Krebs cycle is repeated for 2 times, Krebs cycle is repeated for 2 times, 2 बार Krebs cycle रिपीट किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल aerobically molecule oxidized
anaerobically. पहला ऑप्शन हमें दिया है anaerobically. फिर सेकेंड ऑप्शन गिवन इज for every glucose molecule oxidized hydrolyzed aerobically. For every glucose molecule hydrolyzed anaerobically. anaerobically hydrolyzed अगर होता है तो for every glucose molecule oxidized aerobically होता है तो, and the D option, last option given is every glucose molecule, for every glucose molecule hydrolyzed aerobically. अभी हमें ये ध्यान देना है कि रिएक्शन क्या है, बाकी तो कॉमन ही है. फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये तो कॉमन है सब में. अब देखो, ऑक्सीडाइज्ड एनारोबिकली, क्रेब्स साइकिल इट इज द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक जहां भी दिए हैं वो तो कट हो जाएगा. ऑक्सीडाइज्ड एरोबिकली, हाइड्रोलाइज्ड एरोबिकली, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है. तो करेक्ट ऑप्शन ये आएगा, ये नहीं आएगा. ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड एरोबिकली इज करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. रेस्पिरेशन या क्रेब्स साइकिल एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज नॉट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is the mitochondrial matrix possesses. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स possesses, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इट possess, क्या होता है उसके अंदर? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स. फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज डीएनए एंड आरएनए. डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं. बी ऑप्शन गिवन इज राइबोसोम्स. तो होते हैं क्या राइबोसोम्स? ऑप्शन सी गिवन इज एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स. एंजाइम्स ऑफ Krebs cycle and intermediate metabolites. ठीक है, ये होते हैं. या डी ऑप्शन गिवन इज, द ऑप्शन डी गिवन इज ऑल ऑफ दीज. देखो, डीएनए आरएनए तो मैट्रिक्स में होना ही है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है खुद का, आरएनए होता है. राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट बिकॉज डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है. एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो यस मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल होता है, इसलिए ये भी होता है. तो ऑप्शन हमारा आएगा ये, ऑल ऑफ दीज. सो सारे जो ऑप्शन है ये करेक्ट है. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ दीज ये इसका आंसर आएगा. ठीक है, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हुआ 10. फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. Question number 11 is mitochondrial cristae are sites of. Mitochondrial cristae are
द साइट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे किसका साइट किसका है, ठीक है। सो क्रिस्टे जो होता है वो ऑक्सीडेशन, इसके लिए जो ऑक्सीडेशन होता है क्रेब्स साइकिल में जो क्रेब्स साइकिल जो सेकंड पार्ट होता है और ईटीसी जो लास्ट पार्ट होता है, ईटीसी क्रिस्टे में होता है, ठीक है, ऑन द मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे किसका साइट होता है फिर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं? फर्स्ट क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्या? डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। सी ऑप्शन दिया गया है हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और डी ऑप्शन गिवन इज लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। तो देखो यहां पर क्या ऑप्शन आता है, क्रेब्स साइकिल तो अंदर होता है मैट्रिक्स के अंदर, क्रिस्टे में नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। प्रोटीन सिंथेसिस मैट्रिक्स में होता है, क्रिस्टे पर नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यस, ईटीसी इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लिपिड सिंथेसिस ये मैट्रिक्स में होता है, ये मैट्रिक्स में होता है, वो वॉल पे नहीं होता है या क्रिस्टे पर नहीं होता है। क्रिस्टे क्या होता है? क्रिस्टे मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम क्रिस्टे कहते हैं। इस तरह से फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन इज द माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स एज दे हैव। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल क्यों है ये? क्योंकि एक, बिकॉज इट हैज थाइलेकॉइड्स एज दे हैव ए थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स होता है क्या इसमें? तो इसमें तो थाइलेकॉइड होता ही नहीं है, वो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, ठीक है। ऑक्सीजोम्स, राइबोसोम्स, डीएनए, ऑक्सीजोम्स, राइबोसोम्स और लास्ट पार्ट है डीएनए। तो इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग वो होता है जिसके पास एबिलिटी होता है कि वो खुद की कॉपी बना सकता है। कॉपी तब बनाएगा जब इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। थाइलेकॉइड्स तो इसमें होता ही नहीं, ऑप्शन ही गलत है। ऑक्सीजोम्स होते हैं, ऑक्सीजोम्स मतलब F1 पार्टिकल्स जो कि इस लेयर पर होते हैं ऑक्सीजोम्स, बट ऑक्सीजोम्स दीज आर रेस्पिरेटरी लोकेशंस, तो इसकी वजह से उसका सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। राइबोसोम्स प्रोटीन मशीनरी होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन में कोई इसका यूज नहीं है। बट डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is, it is given that the mitochondrial oxysomes is made up of, mitochondrial oxysomes is made up of, जो ऑक्सीजोम है वो किस चीज से बना होता है? तो ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से होता है ऑक्सीजोम जो होता है इस तरह का होता है, जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। इनर मेम्ब्रेन मीन्स क्रिस्टे में होता है, एंड इट इज द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसी क्रिस्टे पे होता है। अब हम देखेंगे
कि जो ऑक्सीजोम है वो किस चीज से बना होता है। ऑप्शंस गिवन इज स्टॉक, हेड पीस एंड टेल पीस। फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज स्टॉक, हेड पीस और टेल। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज स्टॉक, हेड पीस, बेस। स्टॉक, हेड पीस, बेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, स्ट्रक्चर हमें पता है तो सॉल्व कर सकते हैं। हेड एज बेसल पीस, हेड एंड बेसल पीस, स्टॉक एंड हेड पीस। हेड और बेसल पीस, और डी ऑप्शन गिवन इज स्टॉक एंड बेसल पीस। ठीक है, तो यहां पर हमें ऑप्शंस देखने हैं और ऑप्शंस को उससे कंपेयर करना है। तो ये पार्ट जो होता है इसको हेड कहा जाता है, ये पार्ट जो होता है इसको स्टॉक कहा जाता है, और ये जो होता है ये बेस होता है। तो तीन कंपोनेंट्स हेड, स्टॉक, बेस जिसमें भी है उसको हम करेक्ट करेंगे। स्टॉक, हेड पीस और टेल। ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज स्टॉक, हेड पीस और बेस तीनों भी दिए गए हैं। फिर इसके बाद हमें दिया है हेड और बेस, स्टॉक और बेस। तो these are also incorrect options. Oxysomes is made of stalk, headpiece and base. So this is about the respiration and related MCQs and concepts. नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ कॉन्सेप्ट्स, थोड़े से इससे एडवांस कॉन्सेप्ट्स और इससे एडवांस्ड MCQs भी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।